हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार के अंदर आने वाली स्वतंत्रता के अधिकार यानी आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम समझेंगे कि एक भारतीय नागरिक के पास असली फ्रीडम क्या होती है, मतलब बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी और अपना काम चुनने की आज़ादी। और साथ ही दोस्तों, हम ये भी समझेंगे कि गिरफ्तार होने पर हमारे क्या अधिकार होते हैं आर्टिकल 22 में, ताकि कोई भी आपको लीगली कंफ्यूज ना करे। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आज की क्लास देखने के बाद आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और क्लास के अंत में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, जो संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। हमारे पास में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पिछली क्लास में हमने समानता के अधिकार, हमें 6 प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। तो पिछली क्लास में जो हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ा था, उनकी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सभी समान है, कानून सभी को समान संरक्षण देता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी को भी जाति, लिंग, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत है, अगर कोई छुआछूत करेगा तो उसके साथ में क्या होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। और जो आर्टिकल 18 है वो कहता है उपाधियों के अंत की बात करता है। तो पिछली क्लास में हमने समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक पढ़ा था, जिसमें आर्टिकल 14 है वो कानून के समान संरक्षण, कानून के सामने सभी समान होते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि किसी के साथ भी छुआछूत नहीं किया जाएगा, अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके साथ में कानूनी कार्रवाई होगी। और जो आर्टिकल 18 है वो कहता है उपाधियों के अंत की बात करता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में दिए हुए हैं। तो हमारे पास में स्वतंत्रताओं के अधिकार हैं जो हमारे मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं, और वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 कहता है कि यह भारतीय नागरिकों को वाणी, विचार, कहीं पर आने जाने, कहीं पर रहने और कोई भी कार्य करने की क्या प्रदान करता है? स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जो आर्टिकल 19 है वो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, हम हमारे विचार प्रकट कर सकते हैं, हम कहीं पर आ जा सकते हैं, हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, और हम कोई भी कार्य और व्यवसाय चुन सकते हैं, क्योंकि ये हमें आर्टिकल 19 स्वतंत्रता देता है। अब बात की जाए आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 कहता है यदि किसी व्यक्ति को अनुचित दंड से सुरक्षा देता है। ये क्या देता है? अगर किसी व्यक्ति को आप अनुसूचित दंड दे रहे हो, सही तरीके से दंड नहीं दे रहे हो, तो ये जो आर्टिकल 20 है वो उसको क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। एक है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसको देता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, या इसको हम बोलते हैं राइट टू लिबर्टी, माली निजता का अधिकार की बात करता है। एक है आर्टिकल 22, ये गिरफ्तारी और निरोध की स्थिति में व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा तथा आवश्यक अधिकार प्रदान करता है। तो जो आर्टिकल 22 है वो हमको किससे स्वतंत्रता देता है? गिरफ्तारी से हमें संरक्षण देता है। तो ये जो चारों आर्टिकल हैं वो मौलिक, जो हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंदर स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है।
उसके अंदर ये सारे के सारे अधिकार आते हैं। अब हम एक एक करके आर्टिकल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 होता क्या है, हम क्या बोल सकते हैं। या हम, अब कई बार होता है ना, आपने सुना होगा कि भाई हमको बोलने का अधिकार है, लेकिन कोई यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर कुछ बोलता है तो उसको सरकार गिरफ्तार क्यों कर लेती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून में कुछ क्या है, कमी है, या हो सकता है कुछ अपवाद है। उस अपवाद, अगर आप मान लीजिए आप अगर देश के विरुद्ध बोल रहे हो, कोई ऐसी बात बोल रहे हो कि जिसमें देश में झगड़ा होने का आसार बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम आपको सरकार क्या कर सकती है, आपके ऊपर पाबंदी लगा सकती है। तो हम आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार मैं आपको पढ़ा रहा था, वो ये संविधान के आधार की क्या है, आजादी है। क्या है ये, संविधान के आधार की आजादी है। अगर किसी व्यक्ति को सोचने, बोलने या जीने की आजादी नहीं होगी तो लोकतंत्र क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। इसलिए संविधान ने आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिए हुए हैं। और जो ये अधिकार होते हैं, मैंने आपको बताया, ये हमको सोचने, बोलने, कहीं पर जाने, किसी भी काम को करने और गरिमा के साथ जीवन जीने की क्या देते हैं, आजादी देते हैं। तो जो हमारे समानता के अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक लिखे हुए हैं, ये हमें सोचने, बोलने, कहीं पर भी जाने, किसी भी काम को करने और गरिमा के साथ जीवन जीने की आजादी देते हैं। परंतु ये आजादी सीमित है। क्या है, ये आजादी सीमित है ताकि समाज में क्या नहीं फैले, अराजकता न फैले। अब ये नहीं है कि आपको भाई बोलने की आजादी दी हुई है, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप हमारे दुश्मन देश की बढ़ाई कर रहे हो, उसकी जय जयकार कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको आज़ादी दी हुई है, आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, लेकिन ये जो आज़ादी है वो सीमित है। अब ये सीमित कैसे है, जो हम डिटेल में एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आज़ादी सीमित है। और ये आज़ादी सीमित इसीलिए की गई है कि इससे समाज में क्या नहीं फैले, अराजकता नहीं फैले। तो सरकार कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध आपके ऊपर लगा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 हमको अभिव्यक्ति और अन्य प्रकार की क्या देता है, स्वतंत्रता। तो जो आर्टिकल 19 होता है वो हमें बोलने की और उसके साथ में कई अन्य प्रकार की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। तो ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को दिया हुआ है। जो आर्टिकल 19 है वो किसको दिया हुआ है, केवल भारतीय नागरिक को दिया हुआ है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 केवल किसको दिया हुआ है, तो ये केवल भारतीय नागरिक को है। और आर्टिकल 19 के अंदर हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। इसमें पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उसकी आपको क्या है, स्वतंत्रता दी हुई है। दूसरा इसके अंदर है, आप शांतिपूर्ण सभा करने का आपको क्या दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। आप अपना कोई भी संगठन बना सकते हैं, आपको संगठन बनाने का क्या है, अधिकार है। आप किसी भी देश में घूम सकते हैं, आपको घूमने की, देश के अंदर आप कोई भी जगह पर जा सकते हैं। अगर आपका मन किया नहीं मेरे को दिल्ली जाना है, आप दिल्ली चले जाइए। आपका मन किया मेरे को जयपुर जाना है, आप जयपुर चले जाइए। आपका मन किया मेरे को गोवा घूमने जाना है, तो आप गोवा घूमने चले जाइए, क्योंकि आपको देश में घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के डी में दी हुई है। आपको कहीं पर रहने का अधिकार भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आप कहीं पर रह सकते हैं। मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं, आपका मन किया कि मैं राजस्थान नहीं रहना चाहता, मैं दिल्ली रहना चाहता हूं, तो आप दिल्ली जा सकते हो रहने के लिए, आप वहां बस सकते हो। आपका मन किया नहीं मैं दिल्ली नहीं रहना चाहता, मैं तो जम्मू कश्मीर रहना चाहता हूं, तो आप जम्मू कश्मीर जाकर बस सकते हो। तो आपको कहीं पर रहने का अधिकार है, आप कहीं पर भी रह सकते हो। ये आर्टिकल 19 के किस में दिए हुआ है, ई में दिया हुआ है। और एक आर्टिकल 19 का जो लास्ट है, छठी स्वतंत्रता, वो है कि किसी भी पैसे या व्यवसाय को आप अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप किसी भी व्यवसाय या पैसे को अपना सकते हैं। मान लीजिए आपका मन किया कि नहीं मेरे को कपड़े की दुकान खोलनी है, तो आप कपड़े की दुकान खोल सकते हैं। आपका मन किया कि नहीं मेरे को तो कचौड़ी का ठेला लगाना है, कचौड़ी बेचनी है, तो आप कचौड़ी बेच सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, ये स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। तो आर्टिकल 19 में पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, आप कोई भी संगठन बना सकते हो,
आप कहीं भी देश में घूम सकते हो, आप कहीं पर रह सकते हो और किसी भी पैसे या व्यवसाय को आप क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। तो आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। आर्टिकल 19 के अंदर बोलने की स्वतंत्रता है, असेंबली की आपको स्वतंत्रता है, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी जाकर के बस सकते हो, देश के अंदर आपको बसने की स्वतंत्रता दी हुई है, और आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो जो जिसका आपको मन करे, उसकी आपको क्या दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है। तो अब सबसे पहले हम अब डिटेल में बात करते हैं कि भाई ये स्वतंत्रता है या इसमें कुछ अपवाद भी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको स्वतंत्रता दे दी आप कुछ भी बोले जा रहे हो, तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा बोलोगे जिससे देश में दंगे भड़क जाए। अगर कुछ आप ऐसा बोलते हो जिससे देश में दंगे भड़कने के आसार है तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता इतनी है कि आप ऐसा बोलोगे जिससे देश को नुकसान नहीं हो, देश की छवि को नुकसान नहीं हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19A। ये हमको विचार और अभिव्यक्ति की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। तो हर नागरिक को अपने विचार बोलने, लिखने और प्रकाशित करने की क्या है, स्वतंत्रता है। अगर एग्जाम्पल की बात की, जैसे सोशल मीडिया पर आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना भाषण दे सकते हैं, आप अखबार में अपना क्या लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 का ये आपको विचार और अभिव्यक्ति की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। परंतु ये स्वतंत्रता सीमित है, ये असीमित नहीं है। अगर इससे देश की एकता को नुकसान होता है तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब ये कैसे, मान लीजिए आपने अखबार में कोई लेख लिखा, आपको लेख लिखने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपने वो जो लेख लिखा है वो देश विरोधी है। क्या है, देश विरोधी है। उस देश में दंगे भड़क सकते हैं, वो देश की एकता को अगर नुकसान पहुंचाता है तो आप पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे गांव में बिजली सही नहीं आती, प्रशासन उस पर ध्यान दे, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे ही आप अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर पढ़ाई या न्यूज या किसी मुद्दे पर अपना क्या दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो। क्या दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो। लेकिन अब इसमें अपवाद क्या है, तो देखिए, अगर आपने कोई भी स्पीच दे रहे हो, अगर आपके द्वारा कोई स्पीच दे है, उससे ऐसा लगता है कि दंगा भड़क सकता है, आपके स्पीच से ऐसा लगे सरकार को कि दंगा भड़क सकता है, तो देश की सुरक्षा खतरे में हो या झूठी अफवाह फैला रहे हो, तो सरकार आपको क्या कर सकती है, रोक सकती है। अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो, अगर स्पीच से दंगा भड़क सकता है, देश की सुरक्षा खतरे में हो, या आप कोई झूठी अफवाह फैला रहे हो, तो सरकार आपको क्या कर सकती है, रोक सकती है। जैसे आप कोई हेट स्पीच दे रहे हो, आप किसी वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हो, या आप कोई फेक न्यूज प्रसारित कर रहे हो, तो सरकार आपको क्या कर सकती है, रोक सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19B, जो बात करता है आपको शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार देता है। आप शांतिपूर्ण क्या कर सकते हो, सभा कर सकते हो। तो कोई भी नागरिक बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा या प्रदर्शन कर सकता है। क्या कर सकता है, सभा या प्रदर्शन कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार छात्र अभी अपना क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या कोई जुलूस निकालते हैं। तो आप शांतिपूर्ण कोई भी सभा करने का आपको क्या दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। अगर लेकिन इसमें यह है, अगर आपकी सभा हिंसक हो जाए तो सरकार उसे क्या कर सकती है, रोक सकती है। क्या कर सकती है, अगर आप कोई सभा कर रहे हो और आपकी जो सभा है वो कैसी हो जाए, हिंसक हो जाए, तो सरकार उसको क्या कर सकती है, रोक सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात में देखिए, जैसे गांव के लोग पानी की टंकी रोड के लिए शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, ये उनका अधिकार है देने का। छात्र स्कूल कॉलेज में फीस कम करो जैसे मुद्दे पर पीसफुल क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये भी उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, ये 19B में दिया हुआ है। लेकिन इसका अपवाद ये है, अगर सभा से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो और उस प्रोटेस्ट से क्या हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का हो रहा है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, आप आगजनी कर रहे हो, तो ये तो आप पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो गया ना। तो जैसे ट्रैफिक हो, अगर हिंसा दंगे की संभावना है तो प्रशासन परमिशन रोक सकता है या उस पर कुछ शर्तें लगा सकता है। तो आपको प्रशासन परमिशन देता है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर वो हिंसक हो जाता है, अगर हिंसा भड़कने की संभावना है, तो प्रशासन आपको क्या कर सकता है, रोक सकता है। नेक्स्ट,
19C है जो बात करता है संघ या संगठन बनाने का, क्या देता है, आपको अधिकार देता है। तो नागरिक अपना यूनियन, संस्था, क्लब या संगठन बना सकते हैं। तो कोई भी नागरिक है वो अपना क्या बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेलवे का यूनियन है, जैसे जो टेम्पो वाले हैं उनका एक यूनियन होता है, जो बस वाले हैं उनका एक क्या होता है, अपना एक यूनियन होता है। तो नागरिक को अपना यूनियन, अपनी संस्था, अपना कोई भी क्लब या कोई भी संगठन बनाने का क्या है, अधिकार है। जैसे मजदूर यूनियन आप सुनते होंगे, छात्र यूनियन आप सुनते होंगे, एनजीओ आपको सुनते होंगे, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो ये देश क्या करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो ये सारे के सारे संघ या संगठन बनाने का आपको क्या दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। लेकिन आप कोई संघ या संगठन बनाते हो, अगर वो देश विरोधी कार्य करे तो सरकार उसको क्या कर सकती है, भंग कर सकती है। क्या कर सकती है, भंग कर सकती है। अब इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई एनजीओ चला रहे हो, क्या चला रहे हो, एनजीओ चला रहे हो। आपके एनजीओ के अंदर बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे हैं, लेकिन आप उस एनजीओ के अंदर जो पैसा है उसका इस्तेमाल देश में दंगे भड़काने के लिए कर रहे हो। क्या कर रहे हो, देश में दंगे भड़काने के लिए कर रहे हो। तो सरकार उस संगठन या एनजीओ को क्या कर सकती है, भंग कर सकती है। तो आर्टिकल 19 का सी संघ या संगठन बनाने का आपको अधिकार देता है, लेकिन यदि आपका संगठन देश विरोधी कार्य करे तो सरकार उसे भंग कर सकती है। जैसे मान लीजिए गांव में जो युवा समिति बनाकर खेल, सफाई, रक्तदान कैंप करा सकते हैं। तो गांव में आपने देखा होगा कई लोग अपनी युवा समिति बनाते हैं और वो गांव में क्या बनाते हैं, खेल करवाते हैं, क्रिकेट खेल होते हैं, ये क्या आप करवा सकते हो। आप सफाई करवा सकते हो, आप रक्तदान कैंप लगवा सकते हो। जैसे मजदूर लेवल यूनियन बनाकर सैलरी और काम के घंटों को लेकर बात रख सकते हैं। जैसे मजदूर होते हैं उनका अपना क्या होता है, लेवल यूनियन होता है। क्या होता है, लेबर यूनियन होता है, जो सैलरी और काम के घंटों को लेकर आप बात कर सकते हैं। लेकिन इसका अपवाद यही है कि अगर कोई संगठन देश की एकता, सुरक्षा, कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करे या क्रिमिनल गतिविधि करे, अगर कोई संगठन देश की एकता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करे या कोई क्रिमिनल गतिविधि करे तो सरकार उस पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। नेक्स्ट 19D कहता है कि देश में आप कहीं पे घूम सकते हो और कहीं पर भी आपको घूमने और रहने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19D कहता है नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और रह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार का व्यक्ति मुंबई या केरल में रह सकता है, वहां जा सकता है, फ्रीली घूम सकता है। कुछ, लेकिन इसके अब बाद है, कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा या जनसंख्या नियंत्रण के कारण आप पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब ये प्रतिबंध कैसे हो गया, मान लीजिए आप बोलो कि भाई मेरे को तो कहीं पर भी जाने की आज़ादी है, आप तो कल के लिए आर्मी के कैंट एरिया के अंदर घुस जाओगे, वहां आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा से संबंधित जगह क्या है, वहां देश की सुरक्षा से संबंधित जगह होती है, वहां पर आप पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप राजस्थान से दिल्ली, मुंबई नौकरी के लिए जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात कहीं भी घूमने जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप हमारे यूपी में घूमने क्यों आए हो, हमारे बिहार में घूमने क्यों आए हो, हमारे गुजरात में घूमने क्यों आए हो। तो आपको कोई रोकेगा नहीं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो कि देश के अंदर किसी भी जगह पर। लेकिन उसके कुछ अपवाद है, कभी कभी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आप पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल के मान चलिए, जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो, आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया, या मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आ रहे हैं कोई, तो अब जब आ रहा है किसी स्टेट का मुख्यमंत्री आ रहा है तो वो क्या करते हैं, एक रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उस रास्ते को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो आप उनसे जाके ये नहीं बोल सकते भाई मेरे को तो घूमने की आज़ादी है, मैं तो कहीं पे भी जा सकता हूँ, आप मेरे को कैसे रोक रहे हो। देखिए वो सुरक्षा की दृष्टि से या व्यवस्था के लिए आपको सरकार रोक सकती है। तो दंगा कर्फ्यू वाले इलाके में आपको जाने से रोका जा सकता है, या महामारी आपदा के समय आप पर क्या लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन जोन। जैसे कई बार दंगा होता है तो लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती, पूरे शहर में क्या लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को आज़ादी है बाहर निकलने की, मैं तो बाहर घूमने जाऊंगा। तो ये क्या है, दंगे की स्थिति है, उससे देश की सुरक्षा और व्यवस्था को जब लगे कि कुछ खतरा है तो वो आप पर क्या लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं।
महामारी आपदा के समय भी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन जोन रहेंगे, उनमें जाने की आपको क्या नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलती है। ऐसे ही कुछ बॉर्डर सेंसिटिव एरिया होते हैं जहां पर आपको क्या नहीं दी जाती है, एंट्री रूल होते हैं, वहां आम आदमी को क्या नहीं दी जाती है, एंट्री नहीं दी जाती है। तो आपको कहीं पर जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता को कुछ लिमिटेड किया हुआ है, उसके अंदर कुछ अपवाद है। अगर कुछ ऐसी जगह जिससे हमको देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए है, उससे देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो वहां जाने पर आपको रोका जा सकता है। नेक्स्ट 19 जो बात करता है कि देश में कहीं भी बसने और निवास करने का आपका क्या है, अधिकार है। आप देश के अंदर किसी भी स्थान पर जाकर बस सकते हो, वहां तुम अपना क्या बना सकते हो, घर बना सकते हो। तो हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने के लिए स्वतंत्र है। क्या है, वो स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के हो, आपका एक मकान दिल्ली में है, अब आपका मन किया नहीं यार मैं दिल्ली से बाहर सेटल होना चाहता हूं, मैं जयपुर आना चाहता हूं, तो आप जयपुर में अपना मकान बना के रहिए। आप अपना मकान बना से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आप दिल्ली के हो, आप यहाँ मकान क्यों बना रहे हो। आपको क्या दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाके क्या कर सकते हो, बस सकते हो, अपना मकान या निवास स्थान बना सकते हो। इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक किसी भी राज्य या स्थान पर अपना निवास बना सकता है, वह स्थायी या अस्थायी रूप से रह सकता है। आप स्थायी रूप से रहना चाहो तो आप स्थायी रूप से रह सकते हो। आप 2-5 साल के लिए परमानेंटली नहीं रहना चाहते, आप 2-5 साल के लिए रहना चाहते हो, तो आप 2-5 साल के लिए भी रह सकते हो। तो ये अधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी अधिकार क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। हर आर्टिकल अधिकार में क्या है, कुछ अपवाद है। जैसे राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है यदि ऐसा करना राज्य की सुरक्षा या सामान्य जनहित के लिए क्या हो, आवश्यक हो। तो राज्य क्या करता है, राज्य की अगर सुरक्षा के लिए आप पर क्या लगा सकता है, वो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप कहते हो भाई मेरा मन किया है, मैं तो आर्मी के एरिया में जाके अपना घर बनाऊंगा। अब भाई जो आर्मी का एरिया है वो देश की सुरक्षा है, वो देश की सुरक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाकर आप अपना क्या नहीं बना सकते, घर नहीं बना सकते। वहां पर क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी आप पर क्या लगाया जा सकता है, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जैसे कोई व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में रहकर नौकरी कर सकता है, आप दूसरे राज्य में घर खरीदकर परमानेंट वहां पर क्या हो सकते हो, सेटल हो सकते हो। लेकिन इसका अपवाद है, कुछ जगहों पर जनहित सुरक्षा के कारण नियम होते हैं। जैसे मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया में आप नहीं रह सकते, घर नहीं बना सकते अपना। ट्राइबल या शेड्यूल एरिया होता है, वहां पर आप अपना घर नहीं बना सकते। जैसे रिस्ट्रिक्टेड कुछ फॉरेस्ट एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहां पर आप अपना निवास स्थान नहीं बना सकते। अब जैसे मान लीजिए आपका मन किया भाई मैं तो सरिस्का में अपना वो बनाऊंगा, घर बनाऊंगा सरिस्का के अंदर। अरे भाई वो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, वहां ऐसा काम आप नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेशल परमिट वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपने वहां पर परमिशन नहीं ली हुई है तो आप वहां पर कोई भी मकान कुछ नहीं रह सकते। तो इन जगहों पर रहने के लिए आपको अनुमति और कुछ नियम जरूर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं वहां के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है 19 का एफ, जो 19 का छठा भाग की बात करता है। वो कहता है कि किसी भी व्यवसाय या पैसे की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हो। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी है। क्या है, अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी है। मान लीजिए आपका काम किया कि भाई मेरे को परचूनी की दुकान खोलनी है, तो आप खोल लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे मान लीजिए आपका मन किया कि भाई मेरे को तो कचौड़ी की दुकान खोलनी है, आप कचौड़ी की दुकान खोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। मान लीजिए आपका मन किया नहीं मेरे को तो यार सिलाई वो कोच अपना खुद का कोचिंग खोलना है, तो आप अपना कोचिंग खोल सकते हो, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है, आप अपनी कोचिंग खोल सकते हो। तो हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी है। जैसे कोई डॉक्टर, व्यापारी या शिक्षक बन सकता है, पर कुछ पैसों पर सरकार लाइसेंस या योग्यता तय कर सकती है। क्या कर सकती है, लेकिन कुछ पैसों ऐसे होते हैं जिन पर सरकार से आपको क्या चाहिए, लाइसेंस या आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको क्या है, आपने क्या किया, मेडिकल की दुकान खोल ली। क्या के लिए, आप टैबलेट देने लगे, दवाई गोलियों की आप दुकान खोल ली। लेकिन आपके पास में भाई डिग्री नहीं है, तो आप दुकान नहीं खोल सकते। आपके पास में उसके लिए क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए।
जैसे मान लीजिए आप मान लें आपका मन किया भाई मेरे को फटाका फैक्ट्री खोलनी है, तो आप फटाका फैक्ट्री खोल सकते हो, बट उसके लिए आपको सरकार से पहले क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होता है। तो कुछ पैसों पैसों को मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं उनके लिए सरकार से आपको लाइसेंस या आपके पास में क्या होनी चाहिए, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। जो जैसे आप कोई दुकान खोल सकते हैं, जैसे किराना की आप दुकान खोल सकते हो, चाय की खोल सकते हो, मोबाइल की दुकान खोल सकते हो, या अपनी कोई कोचिंग खोल सकते हो। आप कोई प्रोफेशन चुन सकते हो, जैसे आप टीचिंग का चुन सकते हो, आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हो, आप ड्राइविंग का काम कर सकते हो, आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, आप फार्मिंग कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ क्या है, अपवाद है। क्या है, कुछ अपवाद है। जैसे कुछ कामों में कानून के हिसाब से आप पर क्या रहेगा, कंट्रोल होता है। क्या होता है, कंट्रोल होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपके पास में डिग्री होना चाहिए और आपके पास में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका मन किया भाई मैंने अपना हॉस्पिटल खोलूंगा खुद का, मैं डॉक्टर का काम करूंगा। भाई आप हॉस्पिटल तो जब खोलोगे ना जब आपके पास में डिग्री होगी, आप जब भी तो हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम कर सकते हो। अगर आपके पास में डिग्री नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप डॉक्टर का काम प्रोफेशन को कैसे चूज कर सकते हो। इसी तरह आपको कोई दुकान या फैक्ट्री के लिए लाइसेंस की जरूरी पड़ती है। कुछ पब्लिक सेफ्टी वाले बिजनेस होते हैं, पब्लिक सेफ्टी वाले बिजनेस से खाद्य पदार्थ या दवाई पर भी सरकार क्या बनाती है, कुछ नियम बनाती है। आपको उस नियमों का क्या करना होता है, पालन करना होता है। तो सरकार जनता की सुरक्षा के लिए कुछ रूल बना सकती है। तो सरकार क्या करती है, जनता की सुरक्षा के लिए कुछ रूल बना सकती है, तो उसका आपको क्या करना होता है, पालन करना होता है। तो अभी तक हमने आर्टिकल 19 के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। ये हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20, जो बात करता है अपराधों के संबंध में हमें क्या प्रदान करता है, प्रोटेक्शन। क्या देता है, आपने कोई अपराध किया है तो उसके संबंध में आपको क्या देता है, सुरक्षा देता है। क्या देता है, सुरक्षा देता है। तो ये नागरिक को 3 प्रकार की सुरक्षा देता है। क्या देता है, 3 प्रकार की सुरक्षा देता है। पहला है पूर्ण व्यापी दंड से सुरक्षा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यहाँ इतना याद रखिए, पूर्ण व्यापी दंड से सुरक्षा है मतलब नो पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है दोहरे दंड से सुरक्षा। अपन मान लीजिए आपने कोई पाप कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो उसका दंड आपको एक बार ही मिलेगा, आपको 2 बार उसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरा है स्वयं को दोषी ठहराने से आपको सुरक्षा है। आप खुद के विरुद्ध आप क्या नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते हो। तो आर्टिकल 20 है जो हमको अपराधों के संबंध से हमको क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम आर्टिकल की ए, बी और सी इनके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 20 का 1, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं चलेगा। अब ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। मतलब अगर आज नया कानून बना के पुरानी तारीख वाले काम पर आपको सजा नहीं दे सकते। मतलब आज सरकार ने कुछ कानून बना दिया तो पुराने कानून पर पुराने आपने पहले कुछ सजा की है तो उस पर नए कानून के अनुसार क्या नहीं दे सकते, आपको सजा नहीं दे सकते। मान लो 2022 में आपने कोई काम किया जो उस समय गलत नहीं था। जिस 2022 में मान लीजिए आपने कोई काम करा, उस समय वो गलत नहीं था, लेकिन 2026 से सरकार ने क्या किया, एक नया कानून बना दिया और बोले कि 2022 वाले काम के लिए भी आपको जेल हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार जब कोई कानून चेंज करती है तो वो कानून जिस दिन से इफेक्ट होगा, जिस दिन सरकार उस कानून को लेके आएगी। तो ऐसे मान लीजिए आपने 2022 में किसी के थप्पड़ मार दिया, मान लीजिए अपने दोस्त के थप्पड़ मारने पर उस टाइम कोई सजा ही नहीं थी, लेकिन 2026 में सरकार ने क्या दिया, अगर कोई किसी के थप्पड़ मारता है तो उसको उससे माफी मांगनी पड़ेगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब ये नहीं है कि सरकार ने 2026 में कानून बनाया है तो आपको बुला के कहेगा अरे भाई इधर आता है, 2022 में उसके थप्पड़ मारा था तू भी 1 लाख रुपए दे। नहीं, कानून 2026 में बना है तो आप 2022 के लिए 2026 के कानून के अनुसार सजा नहीं दे सकते। जिस टाइम आपने जो अपराध किया है आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। मान लीजिए जैसे 2020 के अंदर अगर कोई किसी का रेप करता है तो उसकी सजा 5 साल थी। क्या थी, 5 साल थी। लेकिन 2025 में सरकार ने क्या किया, अगर किसी के साथ में रेप होता है तो उसकी सजा क्या कर दी, 10 साल कर दी। क्या कर दी, 10 साल कर दिया। मान लीजिए 20 साल सजा कर दी। क्या कर दी, 20 साल कर दी 2025 में। और लेकिन
20 में कितनी थी, 5 साल थी। अब मान लीजिए आपने 2020 में कोई अपराध किया और आपने 5 साल की सजा काट ली, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2025 में बाहर आ गए। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, 2025 में अपना कानून बनाया कि अब कोई किसी के साथ में बलात्कार करता है तो उसको 20 साल की सजा मिलेगी। तो वो सरकार आपसे ये नहीं कहेगी अरे यार तूने भी तो भाई 2020 में बलात्कार किया था तो आजा तेरे को भी 20 साल की सजा मिलेगी, नहीं। जब आपने उस टाइम बलात्कार किया था 2020 में, तो उस टाइम बलात्कार की सजा 5 साल की थी, तो आपको 5 साल की सजा मिलेगी। अगर 2025 में जब वो कानून इफेक्ट हुआ है, जब से वो कानून लगा हुआ है, अगर उसके बाद में कोई सजा करता है, कोई अपराध करता है, तो फिर उस कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। तो अगर आपने पहले कोई अपराध किया है और कानून बाद में बना है, तो पहले के कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, बाद के कानून के हिसाब से आपको सजा नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आज से रात 10 बजे के बाद बाइक चलाना अपराध कर दिया, तो जो लोग कल रात को 10 बजे बाइक चला रहे थे उन्हें आज सजा नहीं दे सकते क्या? कि आप समझ गए? जैसे मान लीजिए आज सरकार ने बोला कि भाई आज से कोई भी रात को 10 बजे के बाद में कोई बाइक नहीं चलाएगा। अब आज से ये सरकार ने आज से लागू किया है ना। अब आपने मान लीजिए कल 10 रात को 12 बजे बाइक चलाई, तो सरकार आपसे नहीं कहेगी भाई इधर आजा, तूने कल रात को 10 बजे बाइक चलाई थी, तुम दोषी हो। नहीं, आपने पिछले दिन बाइक चलाई थी, उस टाइम ये वाला कानून था ही नहीं कि 10 बजे के बाद आप बाइक नहीं चला सकते। कानून तो अब बना है, तो इसलिए अगर कोई कानून बाद में बना है तो उस कानून के अकॉर्डिंग हम पहले किसी ने अगर कुछ दोष किया है, अपराध किया है, तो उसको हम सजा नहीं दे सकते। मतलब आज नया कानून बना के पुरानी तारीख वाले काम पर आप सजा नहीं दे सकते हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के 2 की। वो बात करता है डबल जियोपार्डी। किसकी बात करता है? डबल जियोपार्डी की बात करता है। मतलब एक ही अपराध में आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो मतलब आपने मान लीजिए एक गलती के लिए आपको 2 बार केस या सजा नहीं दी जा सकती। इसको ऐसे समझिए जैसे चोरी के केस में कोर्ट ने आपको सजा दे दी। क्या कर दी? आपको सजा दे दी और आप कोर्ट से अपनी सजा काट कर आप क्या हो गए? बरी हो गए। अब उसी चोरी के लिए वही केस दोबारा चलाकर आपको फिर से सजा नहीं दी जा सकती है। तो याद रखिए, मान लीजिए आपने कोई चोरी की, चोरी के लिए आपको 6 महीने की जेल हो गई। आप 6 महीने की जेल काट के बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए 2 महीने के बाद आपको सरकार दोबारा से जेल में अंदर नहीं कर सकती कि अरे यार नहीं तुमने उस टाइम वो जो चोरी की थी उसके लिए आप दोबारा जेल में जाइए। नहीं, आपको एक बार चोरी की, आपको उसकी सजा मिल गई। अगर आपको सजा मिल गई है तो सरकार आपको दोबारा उसी केस के लिए, अपराध के लिए दोबारा आपको सजा नहीं दे सकती है। तो चोरी के केस में कोर्ट ने आपको सजा दे दी और आप बरी भी हो गए। अब उसी चोरी के लिए वही केस दोबारा चलाकर आपको फिर से सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे अब मान लीजिए आप पर कोई नकल का केस चल रहा और आपको क्या मिला? पनिशमेंट मिल गया। क्या मिल गया? आपको पनिशमेंट मिल गया। आपने नकल की, नकल करने की वजह से आपको 2 महीने की क्या हो गई? जेल हो गई। अब उसी नकल वाली घटना पर फिर से आप पर नया केस नहीं बना सकते कि आप 2 महीने की जेल काट के आ गए और फिर से आप पर नया केस बना दिया, अरे नहीं आपने भाई 5-6 महीने पहले नकल की थी, आप दोबारा जेल में चाहिए। नहीं, आपने अगर कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। सेम अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। अगर मान लीजिए आपने पहले कोई रेप किया है तो आपने सजा काट ली तो आपको दोबारा उसमें सजा नहीं देंगे। लेकिन अगर आप दोबारा से रेप करते हो तो दोबारा अगर आपने अपराध किया तो उसके लिए आपको दोबारा सजा मिल सकती है। लेकिन आपने अपराध एक बार किया है, उसके लिए आपने सजा भी काट ली है, तो आपको दोबारा से उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 23, जो सेल्फ इंक्रिमेशन नहीं, मतलब आप खुद के खिलाफ बयान देने को आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो आपको खुद के खिलाफ बयान देने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस कोई भी, या पुलिस हो या कोई भी, आपको जबरदस्ती कबूलनामा नहीं करवा सकती। आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती कि अरे तू कबूल कर कि तूने चोरी की है। ये आपके ऊपर है, आप कबूल करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं कबूल करना चाहते हो तो नहीं कीजिए। आपके ऊपर पुलिस या कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आपको कबूल करना ही है। तो जैसे पुलिस बोले, सच बता दे कि तूने ही चोरी की है, लिख कर दे दे, आपको मजबूर कर रही है पुलिस कि अपने खिलाफ, आप अपने ही खिलाफ क्या दो, बयान दो, तो ये क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत है। किसी को पकड़ कर बोले कि तू अपना नाम बता दे, अपने साथियों का नाम
बता दे, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। पुलिस क्या करती है, कई बार आपको पकड़ लेगी, बोलेगी भाई तू अपना नाम बता कि तेरे साथ साथ कौन कौन चोरी करने वाले थे। तो आपको पुलिस जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकती कि आपको नाम बताना ही है। तो ये क्या है, ये गलत है। आप जबरदस्ती आपसे कन्फेस नहीं करवा सकती। क्या नहीं करवा सकती, कन्फेस नहीं करवा सकती। तो आर्टिकल 20 का 3 कहता है पुलिस या कोई भी आपको जबरदस्ती कबूलनामा नहीं करवा सकती। आपसे कबूल नहीं करवाएगी कि मान लीजिए अगर आपने चोरी भी कर ली, कोई बात नहीं, आपने चोरी कर ली है, लेकिन आपसे जबरदस्ती करवा के पुलिस ये नहीं कह सकती कि आप कबूल ही कीजिए कि आपने चोरी की। आप कबूल करो तो करो या नहीं करो तो नहीं करे। ये पुलिस का काम है, वो साक्ष्य जुटाए कि आपने चोरी की है या नहीं की है। तो आप अपने खुद के खिलाफ क्या नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते हो। ये आर्टिकल 20 का 3 कहता है। तो आर्टिकल 20 के 3 भागों बांटे गया है। एक 21A है, एक 21(2) है और एक 20 क्या है, 3 है। तो 20 का ए कहता है कि पीछे के कानून के अनुसार आपको सजा नहीं मिलेगी। 2 बार आपने अगर कोई भी अपराध किया है तो उसके लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि खुद के खिलाफ बोलने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 को 3 भागों में बांटा गया है, 28, 22 और 23। तो 20 ये कहता है पीछे के कानून की बात करता है। किसकी बात करता है, पीछे के कानून की बात करता है। मान लीजिए आपने पहले कोई अपराध किया है, उस टाइम उसके लिए कोई सजा नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई वो अपराध करता है तो उसके लिए सजा है। तो वो आपसे ये नहीं कह सकते कि भाई आपने पहले अपराध किया था तो आपके लिए भी सजा मिलेगी। उस टाइम अगर सजा का प्रावधान नहीं था तो आपको सजा नहीं दे सकते। तो जिस टाइम आपने जो अपराध किया है उस टाइम जो कानून था उसी कानून के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। आर्टिकल 22 2 बार सजा नहीं। अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो उस अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने चोरी की तो आपको 6 महीने की जेल हो गई। अब आप 6 महीने की जेल काट के बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद में आपको सरकार दोबारा से जेल में नहीं डाल सकती कि अरे यार तुमने वहाँ चोरी की थी, एक बार फिर दोबारा से जेल में चले जा 6 महीने की। नहीं, आपने अपराध किया था, आपने सजा काट ली है तो सरकार आपको दोबारा उसके लिए सजा नहीं दे सकती। और आर्टिकल 20 का 3 कहता है खुद के खिलाफ बोलने के लिए सरकार आपको मजबूर नहीं कर सकती, या पुलिस या कोई भी आपको खुद के खिलाफ बोलने के लिए क्या नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। किसकी बात करता है, आपको गरिमा में जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या देता है, अधिकार देता है। अब ये गरिमा में जीवन देने का मतलब क्या होता है, भाई आपके लिए स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, आपको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, आपके लिए बेहतर चिकित्साएं उपलब्ध होनी चाहिए, चिकित्सा। तो ये क्या है, आपके जीवन जीने की क्या है, वो है अधिकार है। आपको अपना जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपको मान लीजिए स्वच्छ हवा ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे जीवन काटोगे, कैसे जीवन जियोगे। तो इसीलिए तो आप कई बार देखते होंगे जैसे दिल्ली में कई बार कोहरा हो जाता है तो लोग कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खराब हो जाता है, लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा देते थे। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 उनसे कहता है कि आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। तो आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन और आजादी बिना कानून के अनुसार प्रक्रिया से नहीं छीन सकती। कानून के अनुसार आप छीन सकते हो लेकिन बिना कानून की प्रक्रिया के आप नहीं छीन सकते हो। मान लो पुलिस ने किसी को बिना वजह पकड़कर बिना FIR बिना कारण थाने में बैठा दे तो यह आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, क्योंकि आजादी ऐसे नहीं छीनी जा सकती। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध ही नहीं किया और आपको सरकार लेके जाए, ना आपके ऊपर FIR करे, कुछ नहीं करे और आपको थाने में बैठा दे, आपको बंद करके रख दे थाने में। ना तो वो आपने कुछ वो अपराध किया और जब भी आपको थाने में बंद करके रखे हुई है पुलिस ने, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी आज़ादी नहीं छीन सकता। जैसे किसी गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल में इलाज से मना कर दिया जाए तो और उसकी हालत खराब हो जाए, तो कोई भी अगर गरीब आदमी है तो उसको सरकारी अस्पताल में मना नहीं कर सकते कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के अंदर जीवन का अधिकार है। किसका है, लाइफ टू लिव विद डिग्निटी। तो मतलब आपको गरिमा में जीवन जीने का क्या दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल होता है,
आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। आपके लिए सरकार का काम है आपके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य सेवा और इलाज का अधिकार है। सरकार का काम है कि वो क्या करवाए, आपके लिए बढ़िया हॉस्पिटल खोले। आप अगर बीमार हो तो उस हॉस्पिटल में जा सकते हो। इसीलिए तो आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल क्यों खुले हुए हैं। ये आर्टिकल 21 के तहत ही तो है ना कि आपको स्वास्थ्य और इलाज का अधिकार दिया हुआ है। आपको साफ हवा मिले, पानी मिले, और आपको क्या मिलना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साफ हवा, पानी और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। तो इसीलिए तो जब दिल्ली में कोहरा होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों चला देते हैं, क्योंकि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको स्वच्छ हवा मिलेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा और स्वच्छ पानी मिलेगा। अब आपको ना तो स्वच्छ हवा मिल रही है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, ना ही आपको स्वच्छ वातावरण मिल रहा है। तो ये आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया। इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो सरकार को क्या लगाती है, फटकार लगाती है। क्या लगाती है, फटकार लगाती है। एक बात है तीसरी प्राइवेसी की। किसकी बात करती है, प्राइवेसी की बात करती है। क्या है, आपकी खुद की प्राइवेसी। ये प्राइवेसी का मतलब क्या है, प्राइवेसी का मतलब ये है अगर आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल का आपका पासवर्ड कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ नहीं सकता। यहाँ तक कि आपकी वाइफ भी आपसे पासवर्ड नहीं पूछ सकती, उसको अधिकार नहीं है। आपका मन है आप पासवर्ड बताओ तो बताओ या नहीं बताओ। अगर आपकी वाइफ आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड पूछती है तो ये आपकी प्राइवेसी का क्या है, उल्लंघन है। क्या है, आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन है, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आपको प्राइवेसी दी हुई है कि अब इसका फायदा गलत लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। अब इसका फायदा कैसे उठाते हैं, मान लीजिए कई बार कहीं पर ईडी की रेड पड़ती है। क्या पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों का लैपटॉप फोन सब लेके चली जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप का पासवर्ड ही नहीं बताते उनको। और वो जो ईडी है वो उनको फोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई आप अपने लैपटॉप का पासवर्ड बताओ, क्योंकि ये प्राइवेसी है। क्या है, ये आपकी प्राइवेसी है। आपकी प्राइवेसी को आपसे नहीं हनन किया था, आपकी प्राइवेसी का कोई भी हनन नहीं कर सकता। तो आपकी प्राइवेसी बनी हुई है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप जितनी भी चीज़ें फेसबुक इंस्टाग्राम ये चलाते हो, इस सब में आपकी प्राइवेसी है। आपके डाटा को कोई नहीं ले सकता, आपके डाटा के साथ में किसी को आप डाटा नहीं दे सकते अपना। ये अपनी क्या है, प्राइवेसी है। तो अपनी प्राइवेसी है, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाए हुए हो। अगर आपका दोस्त आपसे मोबाइल का पासवर्ड पूछता है तो आप उसको नहीं बताओगे, तो भी वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप पासवर्ड बताओ। अगर वो ज़्यादा वो करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। भोजन और बेसिक जरूरतें, जैसे आपको भोजन और बेसिक जरूरतें हैं, ये भी किसका काम है, सरकार का काम है। अब लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ अपवाद है। क्या है, कुछ अपवाद है। अब अपवाद कैसे है कि राज्य आर्टिकल 21 को तब सीमित कर सकती है जब कानून के अनुसार सही प्रक्रिया क्या की जाए, फॉलो की जाए। अगर कानून के अनुसार सही प्रक्रिया फॉलो की जाए तो इस पे क्या लगा जाती है, सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है, भाई आपने अगर अपराध किया है तो आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा ना। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई मेरे को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, मेरे को जेल से बाहर निकालो। नहीं, अगर आपने कोई अपराध किया है, आप दोषी सिद्ध हो गए, तो उसके लिए आपका आर्टिकल 21 के तहत आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, मेरे को जेल से बाहर निकालो। तो राज्य आर्टिकल 21 को तब सीमित कर सकता है जब वह कानून के अनुसार सही प्रक्रिया फॉलो की जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो कोर्ट का ऑर्डर सरकार को पालन कराना पड़ेगा। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का क्या है, अधिकार का हनन हो रहा है। तो कोर्ट का ऑर्डर अगर लॉफुल, अगर किसी को कानून के अनुसार अरेस्ट किया गया है या किसी को कानून के अनुसार सही पनिशमेंट दिया गया है तो वो सरकार दे सकती है। आप उसके अंतर्गत ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को पनिशमेंट क्यों दिया गया है, मेरे को तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन अगर आपने कोई गलती की है, वो कानून के अनुसार गलत है, तो आपको उसके लिए सजा दी जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने मान लीजिए चोरी कर ली और आपको पुलिस पकड़ के ले जाए, आप पुलिस वाले से बोलो अरे हटो दूर, मेरे को भाई आर्टिकल 21, आप बोलोगे भाई मैंने पॉलिटी पढ़ी है, मैंने आर्टिकल 21 पढ़ा है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अरे भाई जब आपने गलती की है तो आपको कानून के अनुसार अरेस्ट किया ही जाएगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, आपको क्या आदेश है कि आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हो। अगर आपने कोई गलत काम किया है
तो आपको सरकार लॉफुल अरेस्ट कर सकती है और लीगली आपको पनिशमेंट भी दे सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A, जो बात करता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो जो आर्टिकल 21A है, जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 21 प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 21 है वो प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देता है। यह अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू है। कितने साल के बच्चों के लिए लागू है? यह अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू होता है। पहले शिक्षा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में थी, लेकिन बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किस में जोड़ दिया गया? मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। तो जो पहले जो शिक्षा थी वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में थी, लेकिन बाद में इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया और आर्टिकल 21A नया मौलिक अधिकार बनाया गया। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो जब हम मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, जब आपको मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर होगी। वहां पर हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, कौन कौन से हैं। यहाँ इतना याद रखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। तो ये जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। ये प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू है। पहले शिक्षा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP में थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। और मौलिक अधिकार के कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 21A आर्टिकल में जोड़ा गया। इसके कार्यान्वयन के लिए शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया। तो इसका कार्यान्वयन के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और नजरबंदी में आपको क्या दिया हुआ है? अधिकार दिए हुए। क्या दिया हुआ है? अधिकार दिए हुए। अगर मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको क्या दिए हुए हैं? कुछ अधिकार दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? आपके पास में कुछ अधिकार हैं। तो उस अधिकार की बात हम आर्टिकल 22 में करते हैं। तो आर्टिकल 22 भारतीय संविधान में गिरफ्तारी और हिरासत के समय व्यक्ति को दिए जाने वाले अधिकारों से संबंधित है। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है या पुलिस के द्वारा आपको हिरासत में ले लिया गया है तो आपको कुछ अधिकार दिए हुए हैं आर्टिकल 22 के तहत। इनका उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए या गलत तरीके से लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जाए। अब ये बिना कारण बताए कैसे? अब मान लीजिए तो आपको रात को 12 बजे पुलिस आपको उठा के ले गई, तो भाई पुलिस आपको कारण बताएगी कि हम आपको किस लिए लेके जा रहे हैं। पुलिस को क्या बताना होगा? कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? कारण बताना होगा। तो आर्टिकल 22 है जो गिरफ्तारी और नजरबंद से आपको क्या देता है? अधिकार देता है। अब इसमें कई बात है। पहला है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना क्या है? आवश्यक है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप मेरे को किस जुल्म में आप गिरफ्तार कर रहे हो। तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जल्द से जल्द यह बताना चाहिए कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो आपको बताए जल्द से जल्द कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है वकील की सहायता लेने का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको पुलिस ने कारण भी बता दिया कि हमने आपको इस कारण से गिरफ्तार किया है, तो वो आप अपनी सहायता के लिए अपना वकील रख सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने बचाव के लिए आप अपना वकील रख सकते हो। तो गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रक्षा के लिए वकील की सहायता ले सके और अपने वकील से मिल सके। तो अगर मान लीजिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस को अधिकार है कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताना। पुलिस ने आपको गिरफ्तारी का कारण भी बता दिया। अब जब आपको गिरफ्तारी का कारण पुलिस ने बता दिया तो आपके लिए अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने खुद की बचाव के लिए आप अपना क्या कर सकते हो? वकील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वकील कर सकते हो। तो गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रक्षा के लिए वकील की सहायता ले सके और वकील से मिल सके। 8 अब बात करते हैं तीसरे की। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूर है।
अब मान लीजिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने आपको कारण भी बता दिया कि भाई हमने इसके लिए आपने को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर आपको कहाँ पेश करेगी? मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो पुलिस वालों को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के भीतर आपको कहाँ लेके जाएंगे? मजिस्ट्रेट में लेके जाएंगे। आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट तय करेगा कि आपको छोड़ना है या हिरासत में ही रखना है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता। अब इसमें यह नहीं है कि मान लीजिए आपको राजस्थान की पुलिस आपको एमपी से गिरफ्तार करके ला रही है। अब भाई गिरफ्तार करके वहां से लेके आएगी तो रास्ते में ही कम से कम उसके तो 12-13 घंटे तो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें जो आपका यात्रा का समय है वो शामिल नहीं किया जा सकता। क्या नहीं होता? यात्रा का समय शामिल नहीं हो सकता। इसमें इतना है कि आपको जो पुलिस है वो 24 घंटे आपको जेल के अंदर नहीं रख सकती। जैसे ही आपको गिरफ्तार किया है 24 घंटे के भीतर, जैसे मान लीजिए आपको 8 बजे गिरफ्तार किया, कितने बजे गिरफ्तार किया? 8 बजे पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया और शाम को 6 बजे आपको कहाँ लेके आ गई? थाना लेके आ गई एमपी से राजस्थान में। अब आपको शाम को 6 बजे थाने ले आई। तो अब जो शाम का 6 बजे है और अगले दिन शाम के 6 बजे उसको क्या बोला जाएगा? 24 घंटे का समय बोला जाएगा। तो शाम के 6 बजे से अगले दिन शाम के 6 बजे का जो समय है उसके भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। क्या करना होगा? पेश करना होता है। अब ये वर्किंग आवर में काम करेगा। वैसा नहीं है कि भाई मजिस्ट्रेट का छुट्टी है तो उस दिन वो उसने पेश नहीं किया तो ये गलत हो गया। अगर छुट्टी है तो वो उसमें काउंट नहीं होता है। तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या किया जाएगा? पेश किया जाता है। तो पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती है। तो आर्टिकल 22 हमको गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार का कारण बताना आवश्यक होगा। वकील की आप सहायता ले सकते हो और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस वालों के ऊपर क्या हो जाती है? कार्रवाई हो जाती है। अब बात करते हैं कि किन पर ये अधिकार लागू नहीं होते। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी लोगों को 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं कि वहां ये कानून लागू नहीं होता है। आर्टिकल 22 के सामान्य गिरफ्तारी वाले अधिकार 2 स्थिति में लागू नहीं होते। किस स्थिति में लागू नहीं होते? अगर मान लीजिए कोई शत्रु देश का नागरिक है। किसका है? अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे देश के नागरिक को पकड़ रहे हैं। अब मान लीजिए हमने कोई पाकिस्तान का आतंकवादी पकड़ा, तो अब ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान का हमने आतंकवादी पकड़ा है तो पुलिस को भाई 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। नहीं, उसको पेश करना होगा नहीं। अगर कोई शत्रु देश का नागरिक है तो वो इस पर लागू नहीं होता। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को रखा गया है तो वो उसके लिए भी ये लागू नहीं होता। अब बात करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? तो अब जैसे मान लीजिए आपके गांव के मतलब बहुत बड़े गुंडे हो। क्या हो? एक बहुत बड़े गुंडे हो आप आपके गांव को। अब पुलिस वालों को भी ये पता है कि आप क्या हो? बहुत बड़े गुंडे हो। आपने पहले कुछ अपराध किए होंगे, आपने आगजनी की होगी या देश विरोधी काम किए होंगे या कुछ भी किया होगा। अगर पुलिस को लगता है कि आप क्या हो? बहुत बड़े गुंडे हो, आपकी वजह से क्या हो सकता है? दंगा भड़क सकता है। अब मान लीजिए आपके उसमें क्या है? इलेक्शन है। क्या है? इलेक्शन है और पुलिस को ये लगता है कि यार इस बंदे का अगर बाहर रहा तो ये बंदा क्या कर सकता है? दंगे भड़का सकता है। क्या कर सकता है? दंगा भड़का सकता है। तो इसके लिए पुलिस आपको अपराध नहीं करने से पहले ही आपको क्या कर लेगी? गिरफ्तार कर लेगी। क्या कर लेगी? गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उनको शक होता है कि भाई ये क्या कर सकता है, अब इसकी वजह से दंगे भड़क सकते। तो पुलिस आपको पहले हिरासत में ले लेती है अपराध नहीं होने से पहले, क्योंकि पुलिस को आशंका रहती है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है? अपराध कर सकता है। तो उसी को बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोला जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद नहीं बल्कि अपराध होने की संभावना के आधार पर पहले से ही हिरासत में रखना। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी वजह से अपराध होने की संभावना है तो उसको पहले ही क्या कर लिया जाता है? हिरासत में रखा जाता है। इस स्थिति को ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है
और इस स्थिति में कुछ अधिकार सीमित हो सकते हैं और हिरासत के नियम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको हिरासत में लिया हुआ है तो आपको अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेश किया ही जाए, क्योंकि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग आपको हिरासत में लिया गया है तो आपको 3 महीने तक हिरासत में रख सकती है पुलिस। संसद 12 महीने तक इसको बढ़ा सकती है। अगर 3 महीने से ज्यादा आप हिरासत बढ़ानी होगी तो उसको कौन बढ़ा सकती है? संसद उसे 12 महीने तक बढ़ा सकती है। अब इसी का अगर लेटेस्ट आप एग्जाम्पल देखो तो आपने देखे होंगे लद्दाख के एक वो है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्हीं को क्या कर लिया गया है? उन्हीं को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया हुआ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद नहीं बल्कि अपराध होने की संभावना के आधार पर उसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा लगे कि यार ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसके आधार पर उसको अपराध करने से पहले ही अगर आप गिरफ्तार करते हो तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। तो जो आर्टिकल 22 में है ये अधिकार 2 जगह लागू नहीं होते। अगर कोई शत्रु देश का कोई नागरिक है तो उसके लिए लागू नहीं होता, और अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हिरासत में रखा गया है तो उसके लिए भी लागू नहीं होता है। तो हमने आपको आर्टिकल 19 से 22 जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, जिसमें हमने आर्टिकल 19 के बारे में बात किया कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, कहीं भी देश में घूमने का अधिकार है, कहीं भी बसने का क्या है? अधिकार है। वो आर्टिकल 19 के है। आर्टिकल 20 के तहत अगर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्टेशन फोन एफेंस, आपको अपराध सिद्ध कर दिया गया है उसके लिए आपको क्या है? कुछ संरक्षण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुछ संरक्षण दिया हुआ है। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको 2 बार सजा नहीं दे सकते। अगर आपने कोई पहले अपराध किया है तो उस टाइम जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजा मिलेगी। वो किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत है। और आर्टिकल 20 ये कहता है अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपके खिलाफ आप खुद क्या नहीं दे सकते, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने खुद के खिलाफ क्या दो? गवाही दो। ये आर्टिकल 20 में कहा गया। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। क्या है? राइट टू लिबर्टी, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपके लिए सरकार का काम है वो स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य सेवाएं आपके लिए क्या कराए? उपलब्ध कराए। स्वच्छ हवा, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आर्टिकल 21 इसकी बात करता है। जो प्राइवेसी की बात है वो भी किसके अंतर्गत होती है? आर्टिकल 21 के अंदर होती है। और आर्टिकल 22 ये आपको गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। अगर आपको गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी का कारण जानने के आपके पास में अधिकार है। आपको अपना वकील करने का अधिकार है। और अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर आपको कहाँ पेश करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। तो हमने आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंदर हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 20 में हमने अपराधों में 3 प्रकार की आपको क्या दी हुई है? सुरक्षा दी हुई है। आर्टिकल 21 के अंदर हमको सम्मानजनक जीवन और निष्ठा का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 22 के अंदर गिरफ्तारी और नजरबंदी से क्या है संबंधित कुछ आपको क्या दिए हुए हैं? प्रोटेक्शन दी हुई है। तो जो आर्टिकल 19 से 22 है वो किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता की अधिकार बात करते हैं। और आर्टिकल 14 से 18 किसकी बात करते हैं? समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो अभी तक हमने पूरा अच्छे से डिटेल में स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक पूरा डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 19 है वो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से कहां तक है? आर्टिकल 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल मूलभूत स्वतंत्रताएं देता है, जैसे बोलने की, घूमने की, रहने की, काम करने की आजादी, इसलिए इसे स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 के अधिकार किसे मिलते हैं? तो आर्टिकल जो 19 में जो अधिकार दिए हुए हैं वो केवल भारतीय नागरिक को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? केवल भारतीय नागरिक को ही दिए जाते हैं।
तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को मिलती है, विदेशी नागरिकों को इन अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। कोई भी विदेशी नागरिक इन अधिकारों का क्या नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता है। आर्टिकल 19 एक किससे संबंधित है, तो जो आर्टिकल 19 का ए है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये अधिकार नागरिक को अपनी बात बोलने, लिखने, विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण अपनी राय रखने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सीमित के साथ हो सकती है। कैसी हो सकती है, स्वतंत्रता सीमाओं के साथ होती है, कुछ लिमिटेशन हो सकती है। आर्टिकल 19 का बी का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 19 का जो ए का जो बी है ये शांतिपूर्ण किसकी बात करता है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार देता है। किसकी बात करता है, ये शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार देता है। तो इसके तहत नागरिक बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा, धरना या बैठक कर सकते हैं। यह सभा के कानून व्यवस्था बिगड़ने के खतरा हो तो राज्य क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तो आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, धरना कर सकते हो या कोई बैठक कर सकते हो, लेकिन यदि सभा से अगर आप कोई सभा कर रहे हो, अगर उससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है तो राज्य क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19C किससे संबंधित है, तो ये संघ और संगठन बनाने का अधिकार है। किसकी बात करता है, संघ और संगठन बनाने के अधिकार की बात करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो नागरिक अपने हित के लिए एसोसिएशन, यूनियन या संस्था बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई संगठन देश की सुरक्षा या एकता के खिलाफ काम करे तो सरकार उसको क्या कर सकती है, रोक सकती है। आर्टिकल 19 का डी का अर्थ क्या है, आर्टिकल 19 के डी का अर्थ है आपको आगमन की स्वतंत्रता है। क्या करता है, आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, ये आर्टिकल 19 के डी में कहा गया है। तो ये अधिकार नागरिक को भारत के कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है। आप किसी भी राज्य में यात्रा कर सकते हैं, पर जनहित या सुरक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों पर आप पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध हो सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19E किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 19 से भारत में कहीं भी रहने और बसने का क्या देता है, हमको अधिकार देता है। आप भारत के किसी हिस्से में परमानेंटली या टेम्पररी रह सकते हो, ये आपको आर्टिकल 19 का ई क्या देता है, अधिकार देता है। तो इस अधिकार के अनुसार नागरिक भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्र है। हालांकि कुछ सैन्य क्षेत्र या कुछ संरक्षित या जनजातीय क्षेत्रों के लिए नियम हो सकते हैं। तो अगर कुछ जैसे हालांकि जो सैन्य क्षेत्र होते हैं या कुछ संरक्षित या जनजातीय क्षेत्र में कुछ नियम हो सकते हैं, लेकिन वैसे आपको जो है, जो ये आर्टिकल 19 का ई है, ये आपको भारत के कहीं भी रहने और बसने का क्या देता है, अधिकार देता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19G किससे संबंधित है, तो जो आर्टिकल 19G है ये व्यापार, पैसा और रोजगार की क्या देता है, आपको स्वतंत्रता। आप कोई भी पैसा चुन सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन का चुन सकते हो जिसका आपको मन करे। तो आर्टिकल 19 का जो जी है कहता है कि नागरिक को कोई भी वैध जैसे प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ पैसों में आपको डिग्री चाहिए, लाइसेंस चाहिए और नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अब ये नहीं है कि आपका मन किया कि भाई मेरे को डॉक्टर कर, मैं तो लोगों को इलाज करूंगा, सुई लगाऊंगा, डॉक्टर बनूं। अब तो भाई उसके लिए आपके पास में पहले क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, जब ही आप वो प्रोफेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो आर्टिकल 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। तो आर्टिकल 19 के 1 में कुल 6 स्वतंत्रता दी हुई हैं। ये सभी स्वतंत्रताएं नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से जीवन जीने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 20 किससे संबंधित, तो आर्टिकल 20 है जो अपराधों में दोष सिद्ध से आपको क्या देता है, संरक्षण देता है। तो आर्टिकल 20 है वो अपराधों में दोष से क्या देता है, संरक्षण देता है। तो आर्टिकल 20 किसी व्यक्ति को अपराधों के मामले में अनुसूचित सजा या गलत कानूनी प्रक्रिया से बचाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान है। कितने प्रावधान किए गए हैं, 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान किए हुए हैं। पहला तो ये किया हुआ है, आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको 2 बार सजा नहीं दे सकते। आपने कोई अपराध किया है तो उस टाइम जो कानून था उसके अनुसार ही आपको सजा दी जाएगी। और तीसरा, अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 21 कहता है कि पीछे के कानून लागू नहीं होंगे। जिस टाइम आपने अपराध किया है उस टाइम जो सजा थी उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। मान लीजिए आपने पहले कोई चोरी की है तो उसके लिए 6 महीने सजा थी, लेकिन 2 साल के बाद में सरकार ने कानून बनाया और उसके लिए 5 साल की सजा कर दी, तो आपको 5 साल की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जिस टाइम जो अपराध किया है उस टाइम जो कानून है उस कानून के अकॉर्डिंग ही उस टाइम आपको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। नए कानून के अकॉर्डिंग आपको सजा नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 21 ये कहता है पीछे के कानून लागू नहीं होंगे, अर्थात आर्टिकल 21 के अनुसार एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लागू नहीं हो सकता। यानी जो काम जिस समय अपराध नहीं था बाद में कानून बनकर उस समय के लिए आपको सजा नहीं दे सकते। तो यानी आपने जो काम किया जिस काम के लिए उस समय कोई अपराध था ही नहीं, लेकिन बाद में कानून बना के उसको अपराध बना दिया गया, तो आपके लिए उस समय के लिए नए कानून के अकॉर्डिंग आपको अपराध नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आर्टिकल 22 है वो डबल जियोपार्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है, डबल जियोपार्डी से संबंधित है। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार मुकदमा चलाकर या 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये व्यक्ति को बार बार परेशान होने से बचाता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है खुद के खिलाफ जबरन आपसे कोई बयान नहीं दिला सकता। कोई जबरदस्ती आपसे अपने खुद के खिलाफ बयान नहीं दिला सकता। तो खुद के खिलाफ जबर बयान देने की क्या करता है, आपको मुक्त करता है। तो आर्टिकल 23 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी जबरदस्ती आपसे कोई कन्फेस नहीं करवा सकता कि आपने ये अपराध किया है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो जो आर्टिकल 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जीवन और पर्सनल लिबर्टी बिना कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाए नहीं छीनी जा सकती। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 20 किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित। किससे संबंधित है, आर्टिकल 20 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है, तो जो आर्टिकल 21 के लिए जो शिक्षा की किस आयु वर्ग की बात की गई है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 में प्रोसीड्यूरल इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ का अर्थ क्या होता है, तो कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर आपकी लिबर्टी छीनी जा सकती है। अगर कानून के अनुसार कोई प्रक्रिया बनाता है, अगर आपने कोई अपराध किया है, कानून के अनुसार उसमें सजा है, तो आपको जेल हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को जीवन जीने का अधिकार है। तो इसका अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी छीन जा सकता है जब कानून में तय प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाया जाए, जैसे कानूनी गिरफ्तारी या न्यायिक प्रक्रिया। आर्टिकल 22 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और हिरासत में आपको क्या देता है, कुछ अधिकार देता है। तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और डिटेंशन के समय व्यक्ति को कुछ जरूरी अधिकार देता है ताकि पुलिस मनमानी न कर सके। आर्टिकल 22 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, 24 घंटे के अंदर कहां पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो गिरफ्तारी या हिरासत अवैध मानी जा सकती है। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को किसका अधिकार है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, टैक्स नहीं देने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 22 के तहत नहीं है। ओनली आर्टिकल 22 के अधिकार क्या तहत है, वकील से सलाह लेने और बचाव करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार देता है, आपके खुद के बचाव के लिए वकील करने का अधिकार देता है, और आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के का भी अधिकार देता है कि आपको जिसने भी गिरफ्तार किया है वो आपको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। आर्टिकल 22 में सामान्य अधिकार किस पर लागू नहीं होते, तो आर्टिकल 22 में जो अधिकार है वो एनिमी अगर कोई अलाई है
या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरे हिरासत में लिया गया है तो उस पर वो लागू नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 22 के कुछ सामान्य अधिकार एनीमी अलाई और प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में लागू नहीं होते। इन मामलों के लिए नियम कुछ अलग है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का सही अर्थ क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का सही अर्थ यह होता है कि अपराध होने से पहले ही आपको रोकना ही क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद नहीं बल्कि भविष्य में अपराध रोकने के उद्देश्य से उसको पहले ही किस में रखना? हिरासत में रखना ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।